गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है, तो चलिए अब हम न्यू दोस्त से आज मिल रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे सीए इंटर अकाउंट्स का थर्ड चैप्टर का प्यारा सा नाम लिखेंगे। चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम्स। फॉर insurance claims for loss of stock and loss of profit. तो हमारे नए दोस्त का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। चैप्टर का पूरा नाम है इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए कोई भी चैप्टर इम्पॉर्टेंट कब होता है बताओ? आपके लिए कोई भी चैप्टर इम्पॉर्टेंट कब होता है? आपकी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट चैप्टर की क्या है बताओ? तो जैसा कि आप सब ने करेक्टली लिखा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना भाई। सारी मेहनत जो हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? मार्क्स के लिए कर रहे हैं, पेपर के लिए कर रहे हैं। तो जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्ज़ाम। तो जब मैं बोल रही हूँ चैप्टर है इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब है ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर पेपर में पूछा गया है, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन है इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर। और चैप्टर कैसा है? चैप्टर आसान है, और अगर हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन है तो उम्मीद कर सकते हैं हमारे पेपर में भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से। चैप्टर क्या है? इंश्योरेंस क्लेम, और बहुत आसान भी है। और इंश्योरेंस बहुत सारी होती हैं, चैप्टर अपने नाम के अंदर ही बता रहा है हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो समझते हैं इस प्यारे से इजी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, इंश्योरेंस क्लेम। जब भी हम शब्द सुनते हैं इंश्योरेंस, जब भी हम शब्द सुनते हैं इंश्योरेंस, हमारे माइंड में क्या आता है? सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है जब आप ये शब्द सुनते हो इंश्योरेंस? एकदम से हमारे सामने आया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ओके, आपने कहा लाइफ इंश्योरेंस आता है दिमाग में। कनिष्क ने कहा कॉम्पनसेशन ऑन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। कनिष्क, इतना कुछ आ जाता है तुम्हारे दिमाग में? मैंने कहा हम जब एक शब्द सुनते हैं इंश्योरेंस तो फिर दिमाग में क्या आता है? तो कनिष्क के दिमाग में तो पूरी डेफिनेशन ही आ जाती है, रिस्क कवर करना, कुछ लॉस का होना। यस, एब्सोल्युटली। इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो एक तो माइंड में आता है लॉस। जैसे ही इंश्योरेंस शब्द सामने आता है तो माइंड फटाफट इसको कनेक्ट करता है किसी लॉस के साथ, और साथ ही साथ इसको एक और चीज़ से कनेक्ट करता है, रिस्क कवर करना। जैसे एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया हेजिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ हेजिंग। तो हेजिंग जो वर्ड है इसका मतलब है कवरिंग ऑफ रिस्क।
तो इंश्योरेंस जब भी हम सुनते हैं इट मीन्स कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, हो रहा है, होने के चांसेस हैं, और उस नुकसान से होने वाले रिस्क को जब हम कवर करते हैं तो हम बोलते हैं इंश्योरेंस। तो जैसे आपने एग्जांपल लिया लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? जब इंसान की डेथ हो जाती है, डेथ होने पर जो लॉस है, इमोशनल लॉस है, उसको तो कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, फिनेंशियल लॉस को रिस्क कवर किया जा सकता है। जिस पर्सन की डेथ हुई है, इफ़ ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस फैमिली को हुआ उसको कवर किया जा सकता है थ्रू लाइफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का मतलब है बहुत सारे नुकसान जो हो सकते हैं इस दुनिया के अंदर, उस नुकसान को आप कितना कवर करते हो, दैट इज़, उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का मतलब है रिस्क को कवर करना। हम अगर बात करें लॉसेस की, तो कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं जिसको हम इंश्योरेंस के थ्रू कवर करा सकते हैं? तो एक आपने कहा लाइफ इंश्योरेंस है, यानी कि आप बात कर रहे हो डेथ के लॉस की, ठीक है। तो आपने कहा भाई इस लॉस को हम इंश्योरेंस से कवर करा सकते हैं। और कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं जिसको हम इंश्योरेंस से कवर करा सकते हैं? क्या लगता है आपको, कौन कौन से लॉसेस होते हैं जीवन में, बिजनेस में, जिसको एक इंसान सोच सकता है कि भाई इंश्योरेंस के थ्रू कवर करा लिया जाए? ओके, मेडिकल इंश्योरेंस। जब कोई बीमारी हो जाती है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, उस लॉस को हम कवर करने की कोशिश करते हैं थ्रू मेडिकल इंश्योरेंस। डेफिनेटली जो इमोशनल लॉस है उसको हम कवर नहीं कर सकते बीमारी की वजह से। जो डैमेज आपके माइंडसेट पर होता है उसको हम कवर नहीं कर सकते। हम यहाँ सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? मनी वाइज लॉस को कवर करने की। तो वो होता है थ्रू मेडिकल इंश्योरेंस। और आपने कहा कार की इंश्योरेंस, प्यारी सी आपकी कार है, उसकी आपने इंश्योरेंस करवाई। तो कार की आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो जैसे हम कह सकते हैं एक्सीडेंट से आपने कराई, कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी डैमेज हो जाती है, उस रिस्क को कवर करने के लिए आपने इंश्योरेंस कराया। अच्छा, और आप कह रहे हो हाउस की इंश्योरेंस, घर की आप इंश्योरेंस करा रहे हो। किस चीज़ से करा रहे हो? घर को किस चीज़ से बचा रहे हो आप? किस बात से हम बचाते हैं घर को, जहां हम बोलते हैं हाउस इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस? क्या करवा रहे हैं हम इसके अंदर? हम अपने घर को किस चीज़ से बचा रहे हैं? किस चीज़ को बचाना चाहते हो? किस चीज़ से बचाना चाहते हो अपने घर को? जब आप कराते हो हाउस इंश्योरेंस या होम इंश्योरेंस, कौन सा रिस्क आप कवर कर रहे हो? तो आपने कहा फायर, और आपने कहा नेचुरल डिज़ास्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी कि फ्लड, अर्थक्वेक्स। जब आप इन सब चीज़ों से अपने घर को बचाना चाहते हो तो इसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस। फिर आपने कहा स्टॉक की इंश्योरेंस। अब धीरे धीरे आप बिजनेस के ऊपर आ रहे हैं कि हम अपने स्टॉक को बचाना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक बिजनेस में बहुत क्रूशियल चीज़ है। तो आपने कहा हम उसको बचाना चाहते हैं, आपने स्टॉक की इंश्योरेंस कराई है। और मरीन इंश्योरेंस, यानी कि ये बात हमारे माइंड में क्लियर है, इंश्योरेंस बहुत प्रकार की होती है, डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट टाइप के लॉसेस हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रिस्क हैं जो हमें लाइफ के अंदर रहते हैं।
कोई रिस्क हमारे बिजनेस से एसोसिएटेड है, तो कोई रिस्क हमारी गाड़ी से एसोसिएटेड है, तो कोई हमारे घर से एसोसिएटेड है, तो कोई हमारे स्टॉक से एसोसिएटेड है। बहुत सारे रिस्क हैं जिसको हम कवर करना चाहते हैं। जैसे अभी आपको पता है उत्तराखंड में नैनीताल में जो है बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलामिटी आई हुई है, फ्लड्स, रेन्स, नेचुरल कैलामिटी बहुत ज़्यादा। और नेचुरल कैलामिटी से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है बहुत हाई लेवल पर। ठीक है, तो जैसे आपको एक वीडियो दिखाती हूँ मैं, यही जो उत्तराखंड में जो इस समय सिचुएशन है, देखो इसमें मैंने सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि देखो गाड़ियाँ जो है वो किस लेवल तक पानी के अंदर डूब चुकी हैं। ये एक इफ़ेक्ट डिज़ास्टर का, और एक और आप देखो, देखो ये है नेचुरल डिज़ास्टर। किस तरीके से जो पानी है उसकी पावर आप देखो, और साथ में हमारी आर्मी का किया हुआ खूबसूरत काम देखो, कैसे वो लोगों को सेव कर रहे हैं। तो ये जो पानी का बहाव आपने देखा है, ये जो पानी की पावर आपने देखी है, मुझे ये बताइए क्या इस पानी के बहाव के अंदर क्या घर बह सकते हैं? क्या हमारी बिज़नेस की प्रीमाइसेस बह सकती है? क्या मेरा सारा का सारा स्टॉक बर्बाद हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या लगता है आपको? तो आप सभी ने कहा कि यस, ये जो इस टाइप के नुकसान होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं, एक कॉमन पर्सन क्या करे? कितना वो अपने पास पैसे को सिक्योर करके रखे, कितना वो पैसे को सेव करके रखे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए, तो वहाँ पर हमारी मदद करती हैं इंश्योरेंस कंपनीज़। और ज़रूर आपने ये सुना होगा कि इंश्योरेंस कंपनी से बहुत हेल्प हो जाती है। हो सकता है आपने मेडिकल इंश्योरेंस के केस में अपने आसपास किसी से सुना हो, या हो सकता है आपका अपना एक्सपीरियंस रहा हो कि अगर ये इंश्योरेंस नहीं होता तो हम इस बीमारी का खर्चा नहीं उठा सकते थे। ये खर्चा हम सिर्फ इसलिए उठा पाए क्योंकि हमारे पास इंश्योरेंस कवर था। तो उम्मीद है ये भी आप सब इस एक्सपीरियंस के आसपास भी आए होंगे, या आपका अपना होगा या आपके किसी एक्वेंटेंस का होगा कि हाँ भाई इंश्योरेंस कवर की वजह से जो है हम बच गए, नहीं तो इतना खर्चा हम नहीं उठा सकते थे। हाँ, तो जो जिनको एक्सपीरियंस हुआ है आप यस कर ही रहे हो कि वाकई में ये जो इंश्योरेंस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस टाइप के रिस्क को कवर करने के लिए। तो अब जो रिस्क हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, वो आपके सामने एग्जाम्पल हैं इतने सारे लिखे हुए। डिफरेंट टाइप के रिस्क हो सकते हैं। हर रिस्क को कवर करने के लिए डिफरेंट काइंड की इंश्योरेंस पॉलिसी है। हम जब बात करते हैं सीए इंटर के अंदर, सीए इंटर के अंदर हम जब बात करते हैं इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर की, तो हमने देखा है नॉर्मल जो रिस्क हैं, आग लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, फ्लड आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी नुकसान आपका हो सकता है, लेकिन हमारी सीए इंटर की क्लास में सिर्फ और सिर्फ आग लगती है। ठीक है, क्या समझे हम? हमने कहा भी लॉस तो बहुत टाइप का हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, अर्थक्वेक भी हो सकता है, फ्लड भी हो सकता है, और भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीए इंटर अकाउंट्स की क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? आग लगेगी। बताओ यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा?
बोलो यस या नो। नहीं होगा, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। क्या यहाँ पर कोई फ्लड आएगा? यस या नो? नो, यहाँ पे कोई फ्लड नहीं आएगा, यहाँ पे कोई अर्थक्वेक नहीं होगा। यहाँ पर हमारे हर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लगने वाली है, बताओ? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या लगने वाली है? आपने कहा मैम आग लगने वाली है। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ देख रहे हैं? लॉस बाय फायर। आग लगेगी और उस आग के लगने से होगा नुकसान। अब देखो, हम अगर आग की बात करें, ठीक है, देखो ये मेरा बिजनेस का प्रीमाइसेस है। अब बिजनेस के प्रीमाइसेस के अंदर बहुत सारा सामान होता है। इस प्रीमाइसेस के अंदर कहीं पर मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है, कहीं पर मेरे कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं, कोई प्लांट एंड मशीनरी पड़ी है, कोई कंप्यूटर पड़ा है, कहीं पर मेरा कुछ और सामान पड़ा है, दुनिया भर का सामान पड़ा है। जब आग लगती है तो कुछ भी सामान जल सकता है, सारा भी जल सकता है, थोड़ा भी जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारी सीए इंटर की क्लास में इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर में जब भी लगती है आग, सिर्फ और सिर्फ जलता है स्टॉक। ठीक है, आग लगती है और सिर्फ स्टॉक जलता है। पता नहीं ये कैसे होता है, लेकिन ऐसा ही होता है कि सिर्फ स्टॉक जलता है और हमें चेक करना पड़ता है इंश्योरेंस क्लेम। हमेशा स्टॉक जल जाता है, हमेशा हमारे पास फायर की इंश्योरेंस है जो हमने स्टॉक के लिए करवाई हुई है और हमें चेक करना है क्लेम। कहने का मतलब ये है, इंश्योरेंस क्लेम एक वास्ट टॉपिक है। सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज का ये एक काम है, इंश्योरेंस। दुनिया भर के नुकसान हैं, दुनिया भर की डिफरेंट टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं। क्लेम निकालने का हर जगह एक अलग तरीका है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट you are not expected to be an expert in इंश्योरेंस सेक्टर। हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर के एक्सपर्ट नहीं हैं, हम लोग फिनेंशियल सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। So we are number one in the field of finance, not in the field of insurance. तो ICAI आपको क्या सिखा रहा है? एक पर्टिकुलर लॉस बाय फायर, उसके अंदर एक पर्टिकुलर नुकसान, लॉस ऑफ स्टॉक। तो आपको एक चीज़ सिखा दी कि इंश्योरेंस कंपनी के काम करने का तरीका क्या होता है। इसलिए कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंश्योरेंस क्लेम कैसे कैसे निकलता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हमें वो पता हो। ऐसा ना हो कि हम बोलें कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें इंश्योरेंस क्लेम का ABC भी नहीं पता, ऐसा ना हो। तो हमें एक पार्ट सिखा दिया गया है इंश्योरेंस से रिलेटेड कि कैसे कैसे इंश्योरेंस कंपनी का काम करने का सिस्टम होता है। तो हम यहाँ एक्सपर्ट नहीं बन रहे हैं, इसलिए हम एक लॉस देख रहे हैं, लॉस बाय फायर, और उससे हम एक नुकसान देख रहे हैं स्टॉक का जो हो रहा है। भाई उस आग के अंदर मेरा स्टॉक जल गया है। तो अब मुझे देखना होगा मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की ली है, फिर मुझे देखना होगा मुझे इंश्योरेंस क्लेम कितना यहाँ पर मिल सकता है। सीए फाउंडेशन में जब हम लोग पढ़ते थे लॉस बाय फायर, तो वहाँ पर क्या होता था, आपको बता देते थे इतना इंश्योरेंस क्लेम मिला है। याद है क्या आपको? जब हम देखते थे फाइनल अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन है तो क्या होता था, लॉस बाय फायर, साथ में आपको बता दिया इतना क्लेम है। दैट वाज सीए फाउंडेशन। सीए इंटर में क्या कर रहे हैं, एक कदम आगे, अब क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। तो वही क्लेम जो सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन में आपको गिवन होता था
कि हमारा स्टॉक इतना आग से जल गया, इतना हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया, और हम लोग चेक कर लेते थे नेट प्रॉफिट है या लॉस है। सीए इंटर में अब हम उससे आगे बढ़े। कैसे बढ़े? हमें क्लेम का अमाउंट नहीं पता, वो भी निकालना होगा, प्लस हमें स्टॉक का भी अमाउंट नहीं पता होगा कितना जला, हमें वो भी निकालना होगा। तो सीए इंटर में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं? अब हम ये भी देखेंगे स्टॉक जला कितना, फिर हम ये भी देखेंगे कि भाई स्टॉक के जलने पर हमें क्लेम मिलेगा कितना। दोनों अमाउंट्स हमें खुद निकालने हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम, इसके अंदर अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, अगर मैं आपसे कहूँ क्या इस चैप्टर में हमें कोई अकाउंटिंग सीखनी है, तो माय आंसर इज़ नो। मैं इस चैप्टर के अंदर कोई अकाउंटिंग नहीं सीख रही हूँ, मैं अकाउंट्स नहीं सीख रही। इसमें मैं किसी प्रकार का नया अकाउंट नहीं सीख रही, इसमें मैं कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं सीख रही। जैसे हमने AS3 किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा, CFS कैसे बनाते हैं। हमने AS13 किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, वी लर्नड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज़ लेस पर करो, डिबेंचर्स बना रहे हो, इंटरेस्ट का कॉलम साथ में बनाओ, शेयर्स है, डिविडेंड का कॉलम साथ में बनाओ, कैसे अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन अब ये जो हमारा चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम, मैं अकाउंटिंग कुछ भी नहीं सीख रही यहाँ पर मैं सिर्फ क्या सीख रही हूँ, इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट कैसे निकालते हैं। जब आग लग जाती है, जब स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी होती है अगेंस्ट फायर। उस केस में क्लेम जो हमें मिलता है वो हम कैसे निकालेंगे। और जब ये आग लगी है, अगर उसमें मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी जल गईं, मेरे स्टॉक रिकॉर्ड्स जहाँ पे रखे थे वो भी जल गया, तो फिर मैं कैसे पता लगाऊं कि इस आग से मेरा कितने रुपए का स्टॉक जो है वो जल के ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ हम देखते हैं, कितना स्टॉक हमारा जल गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें कितना क्लेम मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ भाई, मेरा बिजनेस है, शॉप है, अच्छा खासा मैं काम कर रही थी, अब एक दिन आग लग गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आग लग गई, हमारे शॉप पे, हमारे शोरूम में जो है आग लग गई है, जो सामान पड़ा था सब जल के ख़त्म हो गया। अब क्योंकि आग लग गई है, तो क्या ये बात आपको समझ में आती है कि भाई लॉजिकल सी बात है, अब जब आग लग गई तो अगले दिन इस शॉप के आगे अब मैं एक नोटिस बोर्ड लगा दूंगी, शॉप क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन। क्या ऐसा होगा, या मैं अगले दिन से अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दूंगी? अगर आग लग गई है तो मेरा बिजनेस अब रुकेगा। समय कितना भी हो सकता है, चाहे वो हफ्ते के लिए रुके, चाहे वो महीने के लिए रुके, चाहे वो 6 महीने के लिए रुके। मेरा बिजनेस अब रुकेगा या फिर मेरा बिजनेस चलता रहेगा कि चलो आग लग गई, कोई बात नहीं, डैमेज देख लेंगे और हम आगे चलते जाएं। क्या यहाँ पर एक स्टॉप आएगा बीच में क्योंकि यहाँ पर आग लग गई है? यस, ऑब्वियसली। आप लोगों ने तो रुक जाएगा बेबी स्टॉप्स ले लेकर लिखा है कि हाँ भाई रुक जाएगा, ये बिज़नेस जो है रुक जाएगा। तो अब ऐसा हुआ कि मेरी शॉप के अंदर आग लग गई, सामान जल गया, और मैंने इसके आगे अब एक बोर्ड लगा दिया, शॉप इज़ क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ माई लॉस। इस फायर में मुझे कितना लॉस हुआ, डिपेंडिंग ऑन माई रिसोर्सेज,
अब जो नुकसान में सामान जल गया है, अब मेरे पास वैसा ही और सामान पड़ा है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा पड़ा था, कहीं से कुछ अवेलेबल है, या मुझे अब सारा ही नया परचेज़ करना पड़ेगा। सबको माइंड में रखते हुए एक टाइम फ्रेम है। तो सपोज़ मैंने लिखा शॉप क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन, विल रीओपन आफ्टर 3 months। तो जितना मेरा फायर से नुकसान हुआ था, मैंने एक अंदाज़ा लगाया बिज़नेस को वापस से इस्टेब्लिश करने में, दोबारा से हमें रन करने में, उसी स्टेज पर वापस आने के लिए अभी मुझे कितना समय लगेगा। तो मैंने कहा भाई 3 months। ये मैंने अंदाज़ा लगाया और मैंने बोर्ड लगाया, शॉप क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन, रीओपन आफ्टर 3 months। जैसे क्या आप सबको याद है बहुत साल पहले जब ताज होटल पे अटैक हुआ था, मुंबई ताज पर जो अटैक हुआ था, इतना ज़्यादा डिज़ास्ट्रस था कि शायद ही कोई उसको भूल पाएगा। और ये भी मैं समझती हूँ कि आपको पता होगा कि ये जो ताज होटल पे अटैक हुआ था, ये अटैक जो है ये छोटा मोटा तो नहीं था, बहुत बड़ा अटैक था, ये टेररिस्ट अटैक। और इस अटैक के होने के बाद ताज होटल जो है वो क्लोज्ड रहा था कुछ समय तक। तो ये जो क्लोज रहा होटल, तो क्यों रहा, क्लोज क्यों करना है हमें इसे? फॉर रेनोवेशन। एक रेनोवेशन वो होती है जो हम लोग खुशी खुशी कराते हैं, बिज़नेस में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, हमने कहा घर को रेनोवेट कराएंगे, घर जितना सुंदर है उसको उससे भी ज़्यादा सुंदर बनाएंगे। एक रेनोवेशन वो होती है। एक रेनोवेशन ये होती है जो मजबूरी में होती है। आग लगी है, सब कुछ जल गया, टेररिस्ट अटैक है, बहुत नुकसान हो गया, अब उस सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। ठीक करे बिना हम काम को कंटिन्यू नहीं कर सकते। होटल की बिल्डिंग है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, वॉल डिस्ट्रॉय हो गई है, क्या हम गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, एक वॉल हमारी ख़राब है वो हम ठीक कर रहे हैं, तब तक आप आओ, आप यहाँ पर अपने हॉलीडेज़ का जो है स्टे लो? पॉसिबल नहीं है। इसलिए बिज़नेस को तो क्लोज़ आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। बिज़नेस ऐसे नहीं चलता कि ये एरिया हमारा जला हुआ है, इसको छोड़ दो, बाकी में आप आ जाओ और हमसे सामान ले लो। तो बिज़नेस को तो क्लोज़ करना पड़ेगा, जो डैमेज हुआ है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद बिज़नेस आपका वापस से जो है रन करेगा। अब ये मैंने 3 महीने के लिए अपनी शॉप को कर दिया बंद। अब मैं जो बिज़नेस कर रही हूँ उसमें मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को मैं सैलरी देती हूँ, मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मैं रेंट देती हूँ, मेरे और ऐसे ही ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर हैं। किस टाइप के ओवरहेड्स? फिक्स्ड ओवरहेड्स, मेरे खर्चे हैं। अब हमें ये सोचना है कि जब ये 3 महीने के लिए शॉप बंद हो गई है फॉर रेनोवेशन ड्यू टू फायर, मेरे जो ओवरहेड्स के खर्चे हैं क्या ये ख़त्म हो जाते हैं या ये चलते रहते हैं? क्या मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बोलूँगी अब आप 3 महीने काम कहीं और ढूंढ लो, या वो मुझे बोलेंगे कि मैम ऐसे कैसे है, हम तो आपके साथ काम कर रहे हैं, हम तो यहीं काम करेंगे, हम कहाँ जाएंगे 3 महीने, और अगर आप हमें सैलरी नहीं दोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? तो ये जो खर्चे हैं ये होंगे या फिर ये खर्चे रुक जाएंगे? तो बात ये है कि ये सारे खर्चे नहीं रुकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। ये सब खर्चे तो मेरे होंगे, इन खर्चों को रोका नहीं जा सकता। बिज़नेस मैंने परमानेंटली बंद नहीं कर दिया है कि मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला बिज़नेस क्लोज्ड, आप कहीं और देख लो काम, ऐसा नहीं है। मैंने बिज़नेस को परमानेंटली बंद नहीं करा है, ये तो सिर्फ जब तक मैं डैमेज को वापस से ठीक कर रही हूँ तब तक बिज़नेस बंद है। तो जब तक बिज़नेस हमारा बंद रहता है सेल तो हम कर नहीं पाते,
खर्चे हमारे उतने ही होते रहते हैं। तो एज अ बिजनेसमैन मैं बोलूँगी कि मेरा स्टॉक का नुकसान तो हुआ ही हुआ, वो तो हुआ ही, साथ में देयर इज़ लॉस ऑफ प्रॉफिट जो मैं कमा सकती थी इन 3 महीनों में। बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं। बिजनेसमैन जब लॉस सोचता है आग के लगने से, तो सिर्फ स्टॉक नहीं जलता है, हमारा प्रॉफिट भी ख़त्म हो जाता है जो मैं इन 3 महीनों में अर्न कर सकती थी। बिजनेस के एंगल से सोचोगे तो सबसे पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट दिखेगा आपको। आफ्टर ऑल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेसमैन के माइंड में ये रहता है प्रॉफिट। तो जब आग लगती है तो स्टॉक तो जला ही जला, साथ में मेरा हो गया है लॉस ऑफ प्रॉफिट। 3 महीने का नुकसान मेरा हो गया, जो प्रॉफिट मैं इस समय कमा सकती थी। तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी से पूछा, क्या मेरा ये रिस्क भी कवर करोगे? स्टॉक का लॉस बाय फायर तो कवर करते ही हो, क्या मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट भी कवर करोगे? इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, क्यों नहीं सर, हम तो आपके रिस्क को कवर करने के लिए ही बैठे हैं, हमारा तो काम ही है आपकी मदद करना, बिल्कुल कवर करेंगे। यानी कि हम अपने बिजनेस के अंदर आग लगने से होने वाले लॉस ऑफ स्टॉक को तो कवर करा ही सकते हैं। साथ ही साथ अनदर बेस्ट पार्ट इज़ मैं अपने इस लॉस ऑफ प्रॉफिट को भी कवर करा सकती हूँ। कराना है या नहीं कराना है वो मेरी चॉइस है, लेकिन ये कवर अवेलेबल है, ये इंश्योरेंस कवर अवेलेबल है। आप लॉस ऑफ स्टॉक भी कवर करा सकते हो, आप लॉस ऑफ प्रॉफिट भी कवर करा सकते हो। तो लेकिन अगर यहाँ पर हम ये सोचें कि ये प्रॉफिट पता कैसे चलेगा? चलो लॉस ऑफ प्रॉफिट मैंने कहा कवर कराना है, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कवर कर देते हैं, पॉसिबल है कवर कराना, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि इस 3 महीने में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया होता? एक अमाउंट तो होगा ना जिसको हम देखेंगे, इंश्योरेंस का कवर देखेंगे, फिर हम इंश्योरेंस का क्लेम देखेंगे। तो भाई इसको हम कैसे पता करें? सोचो, क्या कोई तरीका है पता करने का? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सबने एक ही आंसर दिया। मैम लास्ट ईयर की सेल्स देख लो, लास्ट ईयर इन 3 महीने की ट्रांजैक्शन देख लो, उसी से एक अंदाज़ा लगा लो भाई जितना लास्ट ईयर कमाया होगा उतना ही हम इस साल कमाते हैं। इस साल मतलब इस टाइम पीरियड में, जितने समय मेरी जो शॉप है वो बंद रही ड्यू टू फायर। तो हमारे पास 2 प्रकार के लॉस आ जाते हैं आग लगने पर, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो सीए इंटर के अंदर, इंश्योरेंस क्लेम के अंदर हम ये 2 चीज़ सीख रहे हैं कि आग लगने से जब लॉस ऑफ स्टॉक होता है उसका क्लेम कैसे निकालते हैं, और आग लगने से जब लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है तो उसका क्लेम हम कैसे निकालते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम आ गया इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक ही इंश्योरेंस कवर पढ़ रही हूँ मैं, लॉस ड्यू टू फायर। उस लॉस ड्यू टू फायर के अंदर 2 चीज़ों का कवर हो सकता है, लॉस ऑफ स्टॉक का और लॉस ऑफ प्रॉफिट का। और हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि दोनों ही केसेस में क्लेम हम कैसे निकालते हैं। तो लॉस ऑफ स्टॉक बहुत ज़्यादा आसान है, लॉस ऑफ प्रॉफिट थोड़ा कम आसान है। आसान दोनों है, लेकिन लॉस ऑफ स्टॉक तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये दोनों चीज़ें हमें स्टडी करनी है। अब एक बार आपकी बुक निकालते हैं और थोड़ा सा रीड करते हैं बुक में से।
आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 339 और फर्स्ट पैराग्राफ आप रीड आउट कीजिएगा, इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है हमें कि भाई जो इंश्योरेंस से होने वाला लॉस है उसे हम इस चैप्टर में 2 पार्ट में स्टडी कर रहे हैं, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो जो हमारे इंश्योरेंस कवर्स हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इस पैराग्राफ में एक शब्द आ रहा है that insurance is a contract of indemnity. सेकेंड लाइन में आ रहा है इंश्योरेंस बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द क्लेम फॉर लॉस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्चुअल लॉस ऑफ एसेट्स। लाइन कह रही है इंश्योरेंस बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द क्लेम फॉर लॉस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्चुअल लॉस। तो इंश्योरेंस कह रहे हैं इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है, वहाँ से ये शब्द आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये आपने सीए फाउंडेशन में स्टडी नहीं करा है, नहीं करा है ना ये आपने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बताओ करा था कि नहीं करा था? नहीं करा था, लेकिन ये आपके सीए इंटर लॉ का पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये आप यहाँ पढ़ोगे इंटर लॉ में। बाकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, तो देखो एक वीडियो आपको दिखा रही हूँ मैं, उससे समझाऊंगी आपको व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो एक वीडियो देखते हैं। ला 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 ला, पलकों पर हम तुम्हें रखेंगे, हम है ना, हम है ना, हर डगर पर हर सफर में हम है ना, हम है ना, जाओ जी लो तारे छू लो, हम है ना, ला 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 ला। अच्छा लगता है जब कोई हम में विश्वास जगाता है। ICICI बैंक, हम है ना। छोटी सी प्यारी सी वीडियो, अगर मैं आपसे कहूँ इस वीडियो में एक लाइन जो आपको एकदम से बैठ गई है, आपके दिमाग में क्लिक कर गई है, तो वो एक लाइन क्या है इस वीडियो की? तो वेरी गुड, प्रिया को छोड़ के सभी ने सही आंसर दिया कि भाई यहाँ पर एक लाइन समझ में आ गई है, हम हैं ना।
है ना, ये जो एक लाइन है ना इस वीडियो में, हम है ना, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है? अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है, चिंता मत करो, हम हैं ना। अगर आपको फायर से नुकसान हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है चिंता मत करो, हम हैं ना। ठीक है, आपके छोटे भाई ने, ठीक है, कर दिया कुछ कांड, और फिर वो घबराता हुआ, परेशान होता हुआ वो आपके पास आया। ठीक है, आप बड़ी बहन हो, आप बड़े भाई हो, वो आपके पास आया और उसने बोला मैंने तो ये सब कांड जो है कर दिया, और उसने आपको ये भी बोला मैंने तो कर्म ही किया था, पता नहीं कांड कैसे हो गया। अब ये जो छोटा भाई है ये परेशान है और ये आपको कह रहा है पापा से जो है डांट पड़ेगी मुझे, और मुझे पापा से बचाओ। तो आप इसको क्या कहते हो एज एल्डर सिस्टर और ब्रदर? तो क्या आप इसको भी कहते हो ये हम हैं ना, या नहीं कहते हो? हाँ मैम, हम तो कह देते हैं। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हम बिल्कुल नहीं हैं, क्या बात है। हाँ, ये भी ठीक है कि मैम मेरे केस में तो मेरा भाई बोलता है, मैं हूँ ना, देख लूँगा। तो हम यहाँ पे बात करें, भाई आपने उसको बोला कि ठीक है मैं हूँ, मैं देख लूँगी, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, लेकिन मेरा वो जो एक काम तुझे करने के लिए दिया है, बहुत समय से पेंडिंग पड़ा है, वो काम हो जाना चाहिए, बाकी मैं देख लूँगी। ठीक है, ऐसा होता है। आपके छोटे भाई बहनों को आपसे कुछ काम कराना है तो बदले में आपने भी उनको बता दिया कि देख ये वाला काम है, ये तुझे करना है। यही है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है आप चिंता मत करो, हम हैं, हम आपका लॉस कवर करेंगे, लेकिन कितना कवर करेंगे भाई? एक्चुअल लॉस ही तो कवर करेंगे हम। सपोज आपका लॉस हो रहा है 60,000 रुपये का, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 70,000 दे देगी, या वो मुझे मैक्सिमम 60,000 ही देगी। तो भाई सीधी सीधी बात है, जितना आपका लॉस हुआ है उसके लिए हम हैं ना। आप सोचो कि आप इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉफिट कमा लोगे, उसके लिए हम नहीं हैं। आप ये सोचो कि आप प्रॉफिट कमा लोगे, हमसे बिल्कुल भी नहीं। जितना आपका लॉस हुआ है वो हम आपको कवर करके देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा? क्लेम फॉर लॉस। तो आप जो इंश्योरेंस क्लेम निकालोगे वो मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई? एक्चुअल लॉस जितना। लॉजिकल सी बात है, लॉजिकल सी बात है। मेरे पास गाड़ी है 5 लाख रुपए की, नुकसान हो गया, आग में जल गई ये गाड़ी, मैंने कहा भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे दो मुझे 7 लाख रुपए का। पॉसिबल ही नहीं है। गाड़ी है आपकी, गाड़ी आपकी 5 लाख की है, आग लग गई, नुकसान हो गया, तो आपको कितना नुकसान हुआ? मैक्सिमम 5 लाख। ये थोड़ी ना है जितने की चीज़ है उससे ज़्यादा का आपको नुकसान हो जाएगा। मतलब आप सोच रहे हो चलो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ कमा लेते हैं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्लेम फॉर लॉस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द वैल्यू ऑफ एक्चुअल लॉस। सीधी सी बात है, लॉजिकल सी बात है। तो जब हम क्लेम फाइल करेंगे, जब हम क्लेम का अमाउंट निकालेंगे, तो ये बात हमेशा हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि भाई जितने का लॉस है उससे ज़्यादा का क्लेम हमें नहीं मिल सकता, नॉट पॉसिबल। जितना लॉस है क्लेम भी हमें उतना ही मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है। बिजनेस एंटरप्राइजेज गेट इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स like fire, flood, theft, earthquake, etc. Insurance, being a contract of indemnity, claim for loss is restricted to the actual loss of assets. Sometimes an enterprise also gets itself insured against consequential loss of profit.
ड्यू टू डिक्रीज्ड टर्नओवर एंड इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस। तो हमने कहा अगर आप लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ले रहे हो तो आप क्यों ले रहे हो? तो उसका रीज़न यही है कि वो जो 3 महीने आग लग गई, सेल तो हुई नहीं, डिक्रीज्ड टर्नओवर, खर्चे जो चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, प्लस इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस। खर्चे बढ़ कहाँ से गए उस 3 महीने में? ये जो आग लगी है उसके सारे डैमेज को सही करने में। तो ये जो 3 महीने जहाँ पर हम आग के डैमेज से रिकवर कर रहे हैं खुद को, यहाँ सेल तो हो नहीं रही, वो तो ख़त्म हो गई। खर्चे जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो तो चल ही रहे हैं साथ ही साथ। अब ये जो हम रिकवर कर रहे हैं आग के लॉस को, जो सामान जल गया, जो एसेट जल गए, वो एसेट नए खरीद रहे हैं हम, खर्चा कम होने की जगह खर्चा बढ़ रहा है। सेल कम हो गई, डिक्रीज टर्नओवर, खर्चे बढ़ गए, इंक्रीज एक्सपेंस। तो बिजनेसमैन इसलिए क्या लेता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट की इंश्योरेंस पॉलिसी। If loss consequential to the loss of stock is also insured, the policy is known as loss of profit, या फिर इसका दूसरा नाम consequential loss policy. Insurance claim can be studied under 2 parts: claim for loss of stock and claim for loss of profit. मैम हमने ओ माई गॉड मूवी में देखा था कि जो नेचुरल रिस्क हैं वो कवर नहीं होते इंश्योरेंस से। अच्छा, कितने बच्चों को याद आ रही है ये मूवी? और इसके अंदर ये ऐसी कोई बात कि जो हमारे रिस्क हैं वो कवर नहीं होते हैं इंश्योरेंस से, नेचुरल डिज़ास्टर्स। और भी किसी के माइंड में है ये सवाल? अच्छा, मेरे भी माइंड में है। ओके, अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमें तो नहीं पता ऐसा कुछ भी। तो देखो, वो जो बात थी जो उस मूवी में दिखाया था कि जो हमारे रिस्क हैं ये वाले, अर्थक्वेक, आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है उसमें यही था कि अर्थक्वेक के अगेंस्ट वो जो लॉस था वो इंश्योरेंस कंपनी ने कवर करने से मना कर दिया था। देखो, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमारी पॉलिसी के अंदर डिफाइंड होती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि नेचुरल डिज़ास्टर से हमें कवर नहीं मिलता, 100% कवर मिलता है। अर्थक्वेक की भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, फ्लड की भी इंश्योरेंस पॉलिसी है। इनफैक्ट आपका जो होम इंश्योरेंस होता है, होम इंश्योरेंस, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंसेस हम ऐसे लेते हैं कि हम होम को कवर देते हैं अर्थक्वेक से भी, फ्लड से भी। और लेकिन वो तो है ही कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए जब आप इंश्योरेंस कराते हो, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स होते हैं उसी में ये छोटी छोटी बातें लिखी जाती हैं कि कौन कौन से रिस्क से हम इसको कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, बिना पढ़े आपने साइन कर दिया, आपने प्रॉपरली चीज़ों को देखा नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट जो आपको बोल रहा है वो अलग बात है, आप देखो लिखा क्या हुआ है। क्योंकि आप तो, स्पेशली आप तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपको अच्छे से पता है कि रिटर्न चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमेशा चेक करके कि राइटिंग में है या नहीं, उसके बाद कंफर्मेशन लेना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना लॉस बाय फायर की, फायर की हम बात कर रहे हैं, तो देखो हमारे स्टडी मॉड्यूल में ये हमारे स्टडी मॉड्यूल का चैप्टर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पर गिवन है मीनिंग ऑफ फायर। मीनिंग ऑफ फायर ये हमारे पेपर के पर्पस से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है। मीनिंग ऑफ फायर, फॉर पर्पसेस ऑफ इंश्योरेंस फायर मीन्स। अब हम जब बात करते हैं आग लगने की, तो आप तो कहोगे मैम आग के लगने में बात क्या करनी है, आग लग गई बात ख़त्म। हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है फायर के अगेंस्ट, अब आग लग गई, अब आप हमें क्लेम दो। कॉमन पर्सन के लिए आग लगने का मतलब आग लगना है, अब भैया आग लग गई हमें क्लेम दो।
इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऐसा नहीं है, वो कह रही है लॉस अगेंस्ट फायर है तो पहले देख लो हम लोग क्या कवर करके आपको दे रहे हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस, ये हमारे स्टडी मॉड्यूल ने मीनिंग दिया है, तो एक ऐसा मीनिंग है जो जनरली इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर होता है। बाकी ये डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा होगा। आप जितना ज़्यादा प्रीमियम पे करोगे उतना इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर देती जाएगी, लेकिन जनरली फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस, फायर मीन्स फायर, फायर मीन्स फायर, लेकिन कौन से वाली फायर? फायर वेदर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोजन और अदरवाइज। कुछ एक्सप्लोजन हुआ है उसकी वजह से आग लगी है। एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है? जैसे वो मीटर के अंदर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वायर्स आपस में टकरा गई, उसकी वजह से आग लग गई। तो फायर वेदर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोजन और अदरवाइज, नॉट ओकेजन्ड और हैपनिंग थ्रू। तो जो फॉलोइंग लिखा है वो कवर्ड नहीं है, नॉट ओकेजन्ड और हैपनिंग थ्रू। हम सीधा पॉइंट नंबर बी पर आ जाते हैं। अर्थक्वेक, रायट, वॉर, फॉरेन एनिमी एट्सेट्रा। इंश्योरेंस कंपनी ने लिखा है अर्थक्वेक से लगने वाली आग हम इसमें कवर नहीं कर रहे। तो उन्होंने लिख दिया ना, आपको क्लैरिफाई कर दिया ना। अब इसके बाद अगर आप ये कवर लेने जाओगे और फिर आप बोलोगे अर्थक्वेक से आग लगी और हमें क्लेम दो, तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी कि हमने कवर ही नहीं करा। फिर देखो ड्यू टू लाइटनिंग, लाइटनिंग ये पॉइंट नंबर 2 आ रहा है हमारा। फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस, फायर मीन्स, पहले तो फायर, then fire means lightning, then fire means explosion not happening through any of the perils specified in 1A above। यानी कि 1A में बात क्या आ रही थी? स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन और हीटिंग। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जो इंश्योरेंस कंपनी ने स्पेसिफाई कर रखे हैं, हम क्या कवर दे रहे हैं, क्या कवर नहीं दे रहे। तो जब वो बोल रहे हैं हम अर्थक्वेक का कवर आपको नहीं दे रहे हैं, तो नहीं दे रहे हैं। अगर वहाँ से आग लगी है तो वो कवर नहीं किया जाएगा। तो ये मूवीज़ में तो क्या होता है ना, इतना कोई सीरियस इशू नहीं होता, तो मूवी बनानी होती है तो कैसे उसको अच्छा सा बना दें। लेकिन अदरवाइज़ कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा होगा, इंश्योरेंस आपको किस किस चीज़ का कवर दे रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्लेम आपको मिल जाएगा। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हर क्वेश्चन में लॉस बाय फायर है। फायर का कोई रीज़न नहीं है, आग लगी है, जिस वजह से लगी है इंश्योरेंस कंपनी ने कवर किया हुआ है और हमें निकालना है क्लेम। तो क्लेम की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन क्लेम निकालें इससे साथ साथ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आग लगते समय, आग लगने के बाद आपको बिज़नेस को रन करते रहना चाहिए। फाइनेंशियल लॉसेस तो इंश्योरेंस कंपनी कवर करके ही देगी आपको, और जो आप पर इसका इम्पैक्ट माइंड पर होता है उस इम्पैक्ट से भी बच कर के आगे निकलना चाहिए। जैसे देखो, अगर आग लग गई आपके प्रीमाइसेस में और बोर्ड आपने कुछ ऐसा लगा दिया, shop burnt, goods burnt, faith and confidence not burnt, shop will reopen soon। तो क्या समझे कि ये जो आग है ये लगती है, ये लग जाती है, पर जब लग जाए तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल लॉस इंश्योरेंस कंपनी कवर करके देगी। आपकी माइंडसेट पर हुआ जो लॉस है वो आपको खुद को उसका कवर आपको देना है। तो हमेशा ये बोर्ड जो है ध्यान रखना।
तो जल गया है, कोई बात नहीं, सामान भी जल गया है, हमारी शॉप भी जल गई है, लेकिन उम्मीद, विश्वास, कॉन्फिडेंस वो नहीं जला है। और जब तक वो आपके पास है तब तक आप कुछ भी दोबारा रिकवर कर सकते हो। तो हम इंश्योरेंस कवर पढ़ रहे हैं लॉस का इन टर्म्स ऑफ मनी, और ये भी आपको माइंड में रखना है कि हमारे मेंटल प्रोसेस पर भी इसका इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, वहाँ पर भी इंश्योरेंस कवर आपको दे देना चाहिए। जब बहुत सी चीज़ें लाइफ में जल जाती हैं, आपने सोचा होगा सी इंटर दोनों ग्रुप देना है, हो सकता है जल जाए, नहीं दे पाओ, ये ड्रीम आपकी जल जाए, तो फिर क्या, नेवर मेक बेस्ट द एनिमी ऑफ बेटर। तो कोई बात नहीं, फिर एक ग्रुप ही देंगे। आपने दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन करी, पेपर से एक दिन पहले आपकी तबीयत खराब हो गई, इतनी ज़्यादा कि आप पेपर देने जा ही नहीं सके, तो उस पल भर में आपको क्या लगता है, सब कुछ जल गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। तो वो जो फायर है वो ज़िंदगी में भी लगती है, वो बिज़नेस में भी लगती है। बिज़नेस में लग रही है, इंश्योरेंस कंपनी उसका कवर दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो फायर लगती है उससे आपको खुद को हमेशा बचाना है। तो जब भी ऐसा हो ना, आपको लगे ज़िंदगी में आग लग गई है, तो ये इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर याद कर लेना कि हाँ, आग तो लगती है और उस आग में सब कुछ ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन क्या करना है, वापस से आगे चलना है। गुड्स बर्न्ड, शॉप बर्न्ड, फेथ एंड कॉन्फिडेंस नॉट बर्न्ड। कुछ ऐसा हुआ, पेपर देने नहीं जा सके, कोई बात नहीं, अगली तैयारी करने के लिए हम सक्षम हैं। मतलब कुछ भी ऐसा अनफोर्सीन हो जाए तो हमेशा इसको ध्यान रखना, शॉप बर्न्ड, गुड्स बर्न्ड, faith and confidence not burnt, shop will reopen soon, life will continue soon। रेस्ट ले सकते हैं लेकिन लाइफ विल कंटिन्यू। आग लगने से ना तो बिजनेस ख़त्म होता है और ना ही लाइफ ख़त्म होती है, कंटिन्यू करते रहेंगे हम। पर क्योंकि मनी का लॉस एक बड़ा लॉस है, वहाँ पर हमें इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। तो अब माइंड में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। मुझे जल्दी से बता दो, हम यहाँ सीए इंटर में कौन से लॉस की बात कर रहे हैं? ये लॉस एक्सीडेंट से होगा, फ्लड से होगा, अर्थक्वेक से होगा, किस से होगा? जल्दी जल्दी बताओ। आग से होगा। और इस आग में नुकसान किसका होगा? इस आग में नुकसान होगा स्टॉक का और प्रॉफिट का। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है, यस वेरी गुड, इस लाइन का मतलब है जो हमारा एक्चुअल लॉस है, इंश्योरेंस क्लेम उसके ऊपर नहीं जा सकता। तो क्लेम का अमाउंट कितना रहेगा? मैक्सिमम जितना हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, क्लियर है? फिर ज़रा आगे आते हैं। एक्सप्लेन क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। अब एक बार ज़रा ये पूरा पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 1 तसल्ली से धीरे धीरे एक बार आप पढ़ो। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, धीरे धीरे पढ़ना, कुछ समझ आएगा कुछ समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे एक बार पढ़ लो। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। जब पढ़ लो तो आप बता देना।
हाँ जी, तो अब देखो इसके अंदर हमारे पास कुछ शब्द आ रहे हैं, टोटल लॉस, पार्शियल लॉस, एवरेज क्लॉज, विदाउट एवरेज क्लॉज, और फिर एक फॉर्मूला सा आ रहा है कि हम कैसे क्लेम कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक की, हमें दो चीज़ें पढ़नी है, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो पहले हम लॉस ऑफ स्टॉक पे फोकस करेंगे, बाद में आएंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पे। तो अब जब हम बात कर रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक की, तो हमारे सामने कुछ शब्द आ रहे हैं, टोटल लॉस, पार्शियल लॉस, एवरेज क्लॉज, विदाउट एवरेज क्लॉज, और फिर हमारे पास एक फॉर्मूला सा भी लिखा हुआ आ रहा है कि क्लेम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। आप लोगों ने हेडिंग डाली हुई है, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद हमने सब कुछ सिर्फ समझा है, इसमें नोट डाउन करने वाला कुछ नहीं है, समझने वाली बात है। ये सारा हमने समझ लिया। अब लिखते हैं हम कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम तो हम सबसे पहले लिखना यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम इन द फॉलोइंग केसेस। तो थ्योरेटिकली तो हमने पढ़ लिया, अब ज़रा हम कुछ अमाउंट्स भी साथ ले लेते हैं, फिर मिलाएंगे दोनों को कि भाई ये जो शब्द आ रहे हैं, टोटल, पार्शियल, एवरेज क्लॉज, नॉन एवरेज क्लॉज, और एक फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है। तो केस 1, हमारे जो गुड्स हैं, गुड्स यानी कि बात कर रहे हैं हम स्टॉक की, तो जो हमारे गुड्स हैं वो हैं 50 लाख के। 50 लाख का सामान मेरे पास है और मैंने ली है इंश्योरेंस पॉलिसी 50 लाख की। तो मेरे पास 50 लाख का सामान है, जितने का सामान है मैंने उतने की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। बिल्कुल लॉजिकल तरीका है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, इंश्योरेंस ऐसे ही ली जाती है। जितने का सामान है उतने की पॉलिसी हम लेते हैं। 50 लाख का सामान है, मैंने 50 लाख की पॉलिसी ली, मैंने अपने पूरे सामान को जो है इंश्योर करवाया और इसी को मैंने बोल दिया फुल्ली इंश्योर्ड टोटल इंश्योरेंस। तो इसका मतलब है मैंने टोटल इंश्योरेंस लिया है, अपने सामान को मैंने टोटली कवर करवाया है। 50 लाख का सामान है, मेरी पॉलिसी भी 50 लाख की है। अब बात करते हैं हम लॉस की। अब लग गई है आग, लॉस बाय फायर। आग लग गई है, डिफरेंट अमाउंट्स लेते हैं हम। लॉस बाय फायर सपोज 5 लाख का हुआ, 10 लाख का हुआ, 20 लाख का हुआ। आग से जो नुकसान है, सपोज 5 लाख का हुआ, या आग से जो नुकसान है वो 10 लाख का हुआ, या आग से जो नुकसान है वो 20 लाख का हुआ। और तीनों केसेस में हम देखते हैं इंश्योरेंस क्लेम हमें कितना मिलेगा। तो एक सिंपल सी चीज़ आपके सामने है, मेरे पास 50 लाख के गुड्स थे, मैंने इंश्योरेंस करवाया है 50 लाख का। अब मेरे गोडाउन में आग लगी है और उस आग में 5 लाख का सामान जो है वो जल गया। तो क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस कवर है तो मैं इंश्योरेंस क्लेम मांगूंगी। तो मैं कितना क्लेम मांगूं?
अगर मेरा 5 लाख का नुकसान है, इंश्योरेंस पॉलिसी 50 लाख की है, तो बताओ यहाँ पर क्लेम आपके हिसाब से कितना होगा? 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। एब्सोल्युटली करेक्ट, सभी का आंसर सही है, 5 लाख। क्या मैं ये बोल सकती हूँ नुकसान मेरा 5 लाख का है पर मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी 50 लाख की है, तो आप मुझे पूरा 50 दो? क्या मैं ये बोल सकती हूँ इंश्योरेंस कंपनी को कि मेरा नुकसान तो 5 लाख का हुआ है लेकिन मेरी पॉलिसी तो 50 लाख की है, तो आप मुझे पूरा पैसा दो? क्या मैं बोल सकती हूँ? और अगर नहीं बोल सकती तो इसका रीज़न क्या है? गुड गुड गुड, सभी का आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है। हम नहीं बोल सकते, रीज़न है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जितने का मेरा नुकसान है मैक्सिमम क्लेम उतना होगा। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है हम हैं ना, लेकिन जितना आपका लॉस हुआ उसके लिए, उससे ज़्यादा के लिए नहीं, हम हैं ना। तुमने अपने भाई को कहा आज तूने ये कर दिया, आज मैं तुझे बचा लूँगी, इसके बाद नहीं। कहीं तू सोच रहा हो कि तू हमेशा ये करके आएगा और मैं हमेशा बचाऊंगी। आज मैंने कर दिया, बात ख़त्म, इसके बाद नहीं बचाऊंगी, आगे से तुझे ऐसा कुछ नहीं करना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी विद रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन क्या है? टू द वैल्यू ऑफ एक्चुअल लॉस। अब मुझे ये बताओ, अगर ये लॉस 5 लाख का ना हो के 10 लाख का हुआ होता तो फिर इंश्योरेंस क्लेम मुझे कितना मिलता? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये तो बहुत ही आसान है भाई, 10 लाख का मिलेगा मुझे क्लेम। और अगर मुझे लॉस 20 लाख का हुआ होता तो मुझे क्लेम कितना मिलता? क्लेम मुझे मिलता 20 लाख। अगर मुझे ये लॉस 40 लाख का हुआ होता तो क्लेम कितना मिलता? 40। 50 लाख का हुआ होता तो क्लेम कितना मिलता? 50। 60 लाख का भी नुकसान हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपका सामान 50 लाख का है तो 60 लाख का नुकसान कैसे हो जाएगा? हमने का सारा जल गया, सब खत्म हो गया, मैक्सिमम नुकसान कितना होगा? 50 लाख का ही तो होगा। नुकसान 60 लाख का थोड़ा ना हो जाएगा। 5 लाख की गाड़ी है, नुकसान 7 लाख का थोड़ी ना हो जाएगा। तो भाई मैक्सिमम 50 लाख का लॉस हो सकता है, तो अगर हो गया तो हमें पूरा क्लेम मिल जाएगा 50 लाख। तो ये हमने बोला मेरा जो स्टॉक है दैट इज़ फुली इंश्योर्ड। 50 लाख का सामान है, मैंने 50 लाख की इंश्योरेंस ली है, तो इस केस में क्या होगा? जितना लॉस हो रहा है उतना क्लेम मुझे मिल जाएगा। ऑब्वियसली लॉस से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जितना लॉस है उतना मुझे मिल जाएगा। देखो केस नंबर 1 क्लियर है? क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड केस, गुड्स हमारे हैं 3 लाख रुपीज़ के, इंश्योरेंस हमारी है 4 लाख रुपीज़ की। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे, कुछ चीज़ें हमारी क्लास में होती हैं जो रियल लाइफ में कभी नहीं होती, लेकिन क्लास के अंदर होती रहती हैं। तो भाई गुड्स हैं 3 लाख की, इंश्योरेंस है मेरी 4 लाख की, लॉस बाय फायर loss by fire, all goods destroyed। सब सामान जो है मेरा डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इस पर मुझे क्लेम कितना मिलेगा? ICAI बुक का क्वेश्चन है ये, ध्यान से सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि इंस्टीट्यूट को आपके साथ खेलना बखूबी आता है।
तो अभी तो जो एग्ज़ाम्पल दिया था वो तो मैंने बनाया था, ये आईसीआई ने बनाया। कह रहे हैं गुड्स हैं हमारे 3 लाख के, इंश्योरेंस है हमारी 4 लाख की, सारा सामान हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, बोलो क्लेम कितना मिलेगा। ध्यान से सोच के बोलना। क्या बात है, क्या बात है। आपने कहा मैम आईसीएआई खेलेगा तो हम भी कम नहीं हैं। आईसीएआई तो क्या खेलेगा, तुम भी खेल गए उसके साथ। एक भी गलत जवाब नहीं है मेरे पास, सबका आंसर करेक्ट है। क्लेम मिलेगा 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए मिलेगा। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, चाहे जो मर्जी हो जाए, लॉस के ऊपर क्लेम नहीं जाएगा। तो जब आपका लॉस हुआ है 3 लाख का, तो आपका क्लेम भी कितना होगा? 3 लाख का। और देखो रियल लाइफ में ना इंश्योरेंस 4 का नहीं होगा, इंश्योरेंस 3 का होगा। लेकिन आईसीएआई ने आपके सामने क्वेश्चन डाला ना, सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करने के लिए कि क्या आपको ये लॉजिक समझ में आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, या आप इस बात से कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे इंश्योरेंस तो 4 की है। ये सिर्फ इसलिए है, ये रियल में कभी होगा नहीं, लेकिन ये सिर्फ ये समझना हमें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। तो हमने कहा भाई लॉस के ऊपर क्लेम नहीं जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ नहीं सकते। लॉस के ऊपर क्लेम नहीं जाएगा। तो लॉस अगर 3 लाख का है तो क्लेम भी कितना मिलेगा? 3 लाख। अब इसी को थोड़ा सा बदल देते हैं। गुड्स हमारे हैं 3 लाख के, इंश्योरेंस कवर हमारा है 2.5 लाख का, लॉस बाय फायर ऑल गुड्स डिस्ट्रॉयड। अब आपको बताना है क्लेम कितना होगा। ढाई लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, क्या बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लेम हमारा हो जाएगा 2,50,000। बिल्कुल सही, दिल खोल के मुस्कुरा लो, बिल्कुल सही जवाब है। क्लेम हमारा हो जाएगा 2.5 लाख। बात धीरे धीरे माइंड को समझ में आ रही है, धीरे धीरे दोस्ती होती जा रही है कि भाई बात तो बिल्कुल लॉजिकल चल रही है। जितना नुकसान है उतना क्लेम मेरा मिलेगा। आई कैन नॉट अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट देयर टू गिव मी प्रॉफिट। जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉफिट कमाना अलाउ हो गया ना, जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉफिट कमाना अलाउ हो गया ना, उस दिन अपने स्टॉक को मैं खुद ही आग लगा दूंगी। क्यों? बिजनेसमैन का माइंड है ना, बोलेगा 3 लाख का तो स्टॉक है, इंश्योरेंस कवर मेरे पास 4 लाख का है, 1 लाख रुपए का फ़ायदा, खुद ही आग लगा दो। खुशी खुशी आग लगेगी उस दिन स्टॉक में, अपने आप जाके लगा देंगे हम। 1 लाख का फ़ायदा जो हो रहा है, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जितना लॉस है उतना क्लेम मिलेगा। तो यहाँ पर 250। देखो क्लियर है दोनों केसेस? यस क्लियर है। आगे चलते हैं केस नंबर 3। तो अभी हमने एक शब्द को समझा है, फुल इंश्योरेंस क्या होती है। हमने सारा स्टॉक जो है इंश्योर कराया। फिर आते हैं केस नंबर 3 पर। गुड्स की वैल्यू है 50 लाख, इंश्योरेंस का कवर है 10 लाख। ठीक है, एज अ बिजनेसमैन मेरे माइंड में चल रहा है कि यार मेरे 50 लाख के गुड्स हैं, ऐसे थोड़ी ना होगा कि आग लगेगी तो सारे ही ख़त्म हो जाएंगे।
तो मैं उस माइंडसेट से काम कर रही हूँ। मैंने कहा यार 50 लाख का सामान रखा है गोडाउन में, ऐसे थोड़ा ना होगा आग लगी तो सारा ही सामान ख़त्म हो गया, ऐसे थोड़ी है। ऐसे थोड़ा ना है, हमने भी फायर को रोकने के तरीके लगा रखे हैं। आग लगेगी तो हम भी फटाफट बुझा देंगे। ऐसे तो हमारे भी सिस्टम नहीं है कि आग लग गई तो हम सब कुछ जलने देंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि सब कुछ जल जाए, हम पहले से ही रोक देंगे। फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, तो मैंने इंश्योरेंस ले लिया 10 लाख का। मैंने कहा भाई 50 लाख का सामान है पर मुझे इंश्योरेंस सिर्फ 10 लाख पे चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे दे दिया 10 लाख पे। हालांकि मैं आपको बताऊं रियल लाइफ में ये भी नहीं होता। अब हम बोलेंगे सामान 50 लाख का है तो इंश्योरेंस कंपनी विल से आप 50 का ले लो इंश्योरेंस। ये क्या बात हुई कि हम 10 का लेंगे। तो रियल लाइफ में बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन पेपर में तो चांसेस बहुत। हमारे क्लासरूम में तो यही होता है। गुड्स 50 लाख के हैं, इंश्योरेंस हमने लिए 10 लाख का। ठीक है, अब जैसे मैंने ये कर दिया ना, 50 लाख के सामान पे 10 लाख की इंश्योरेंस, इसको मैंने बोल दिया पार्शली इंश्योर्ड। पहले मेरा सामान था फुल्ली इंश्योर्ड, अब ये है पार्शली इंश्योर्ड। सामान मेरा 50 लाख का है लेकिन मैंने इंश्योरेंस लिया है सिर्फ 10 लाख। अब देखते हैं लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, आग लग गई और मेरा 2 लाख का सामान जो है डिस्ट्रॉय हो गया। बताओ क्लेम कितना हो? टू लाख, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने कहा भाई 50 लाख के गुड्स हैं, मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया, आग लगी है 2 लाख का, मेरा सामान चल गया, तो मुझे क्लेम कितना मिलेगा? 2 लाख। यस धानवी, यस करेक्ट। उसके बाद सपोज मैंने आपसे बोला 4 लाख का नुकसान है मेरा, आग लगी 4 लाख का नुकसान है, तो बोलो क्लेम कितना? तो बताओ कितना क्लेम मिलेगा? सिंपल है, आपने कहा मैम 4 लाख मिल जाएगा। इस आग से मेरा नुकसान हो गया 7 लाख का, तो बताओ क्लेम कितना मिलेगा? तो आपने कहा 7 लाख। मैंने कहा भाई मेरा नुकसान हो गया 10 लाख का, तो क्लेम कितना मिलेगा? आपने कहा 10 लाख। मैंने कहा अब ये आग लगी, मेरा नुकसान हुआ है 14 लाख का, 14 लाख का सामान जो है ना वो मेरा डिस्ट्रॉय हो गया है। अब क्लेम कितना मिलेगा? वेरी गुड, तो आपने कहा भाई 10 लाख। लॉस के ऊपर नहीं जाएगा क्लेम, लॉस के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन लॉस और इंश्योरेंस कवर विच एवर इज, बोलो क्या लिखूं लेस के मोर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्लियर है, लॉस के ऊपर क्लेम नहीं जाएगा, लेकिन वो क्लेम रिस्ट्रिक्ट भी तो होगा इंश्योरेंस कवर के साथ। अब जितना इंश्योरेंस कवर है उसके ऊपर थोड़ा ना मिल जाएगा मुझे। तो लॉस और इंश्योरेंस विच एवर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेस, विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर मैंने कहा भाई देखो 14 लाख का लॉस बाय फायर है, लेकिन मेरे पास कवर 10 लाख का है, तो मुझे क्लेम भी कितना मिलेगा? 10 लाख का। नुकसान अगर 17 लाख हो जाए तो भी मुझे क्लेम कितना मिलेगा? 10 लाख। इवन हमने जो ये वाला एग्जाम्पल किया था 3 लाख और 2.5 लाख, ये भी हमारा पार्शियल इंश्योरेंस है। तो ये हमारा केस नंबर 3।
अब केस नंबर 3 के बाद ना एक लाइन का गैप देके, एक लाइन तो गैप वैसे भी दे रहोगे, 2 लाइन का गैप देके केस 4 लिखेंगे। केस 4, गुड्स 50 लाख, इंश्योरेंस 10 लाख, अगेन पार्शली इंश्योर्ड। लॉस बाय फायर 6 लाख, ठीक है। देखो गुड्स हैं हमारे 50 लाख के, इंश्योरेंस कवर है मेरा 10 लाख का, लॉस बाय फायर हो गया 6 लाख। तो मैंने आपसे पूछा इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलेगा, तो भाई आपका क्या आंसर है? तो आपने कहा मैम 6 लाख। अभी भी तो हमने आपको यही आंसर दिया था इससे पहले वाले केस में, भाई जितने का नुकसान है उतना क्लेम हमें मिल जाएगा। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, जब क्लेम की बात आई आपने कहा भाई क्लेम मिलना चाहिए 6 लाख, अभी लिखना मत, ठीक है। आपने कहा भाई क्लेम मिलना चाहिए 6 लाख, बात तो बिल्कुल ठीक है, क्लेम मिलना चाहिए 6 लाख। हमने इंश्योरेंस कंपनी से कहा कि भाई हमारा क्लेम बनता है 6 लाख रुपए का, दे दो। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि देखो 6 लाख रुपए का तुम्हारा नुकसान हुआ है ना, ये जो 6 लाख का तुम्हारा नुकसान है ना, ये 40 लाख के गुड्स में से हुआ है। हमने कहा 40 लाख के गुड्स में से हुआ है? कह रहे हैं तुमने 10 लाख का सामान इंश्योर कराया ना, 40 लाख का तुम्हारा अनइंश्योर्ड है ना, तो ये जो 6 लाख डिस्ट्रॉय हुए ना, ये यहाँ से हुए हैं। आपने कहा नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हो, ये जो 6 लाख डिस्ट्रॉय हुए हैं ये यहाँ से हुए हैं। क्या झगड़ा चल रहा है यहाँ पे? मेरा 50 लाख का सामान है, मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया है, ठीक है। 50 का सामान है, मैंने 10 का इंश्योरेंस कराया। अब जब आग लग गई, 6 लाख का सामान जल गया, अब मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे तो क्लेम चाहिए, मैं कह रही हूँ ये 6 लाख यही 10 लाख में से हैं जो मैंने इंश्योर कराया। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है नहीं नहीं, ये 10 लाख वाला सामान तो आपका बिल्कुल ठीक है, वो जो बचा हुआ था ना, जो आपने इंश्योर नहीं कराया था, ये तो नुकसान आपका वहाँ से हुआ है। अब ये बताओ कैसे पता चलेगा ये? क्या ये पता चल सकता है कि भाई ये जो 6 लाख का नुकसान है ये कौन से वाले गुड्स का हुआ है? जो 10 लाख की हमारी इंश्योरेंस थी उसमें से हुआ है, या जो 40 लाख की हमारी इंश्योरेंस नहीं थी उसमें से हुआ है? क्या ये हम किसी भी तरीके से बता सकते हैं? नॉट पॉसिबल एट ऑल। हम ये नहीं बता सकते कि ये नुकसान कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आपने कहा, तो मैम ऐसा करते हैं ना, प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी भी खुश, हम भी खुश। भाई प्रोपोर्शनेट कर लो। देखो ना आपकी ना हमारी, ये 6 लाख का नुकसान हमें नहीं पता कहाँ से हुआ है। अब पता नहीं ये 10 लाख वाला है या बचा हुआ है, ये पता हम कर ही नहीं सकते। हमने इंश्योरेंस कवर लिया है, कोई हमने सामान के ऊपर स्टिकर थोड़ा ना लगाया है, दिस इज़ इंश्योर्ड, दिस इज़ इंश्योर्ड। हो ही नहीं सकता ना ये तो पता। तो अब अगर ऐसा हो जाए तो इसका सल्यूशन क्या निकाला जाए? तो आपने कहा प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कैसे करें? मैंने तो आपको नहीं बताया कैसे करें, क्या आप मुझे बता सकते हो मैथमेटिकली कि मैं क्या करूं अगर ये सिचुएशन है? तो मेरे 50 लाख के गुड्स पे 10 लाख का इंश्योरेंस है, मेरे 50 लाख के गुड्स पे 10 लाख का इंश्योरेंस है, तो मुझे पता करना है 6 लाख पर कितना। दो आंसर आ रहे हैं, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, मुझे देखना है मेजॉरिटी क्या कहती है, तो सभी आंसर दो, कोई भी प्लीज़ चुप मत रहो,
चुप तो खैर वैसे ही हो, मतलब कि कोई भी बिना लिखे मत रहो, चैट बॉक्स के अंदर लिखो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। यस, मेजॉरिटी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो भाई आपने क्या किया, मेजॉरिटी क्लास ने आपने कहा देखो 50 लाख पे इंश्योरेंस कवर 10 लाख का है, तो प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं। 50 लाख पे अगर 10 लाख है तो देख लो 6 लाख पे कितना होगा। क्या हम कर सकते हैं मैथमेटिकली प्रोपोर्शनेट? तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। 50 लाख वाले गुड्स पे मैंने इंश्योरेंस लिया 10 लाख का, तो 6 लाख वाले गुड्स पर कितना होगा? तो हमने कहा भाई 10/50 इंटू में 6, देखो कितना आ रहा है, 1,20,000। तो मैंने कहा यहाँ पर क्लेम हो जाएगा 1,20,000 का। सबसे पहले सिर्फ इस बात पे फोकस करो, 1,20,000 हमने निकाला कैसे? तो 1,20,000 हम कैसे निकाल रहे हैं? हम प्रोपोर्शन कर रहे हैं सिंपली। सिंपल मैथमेटिक्स है मेरी, यूनिटरी मेथड। मैंने कहा 50 लाख के गुड्स पे इंश्योरेंस कवर 10 लाख का है, तो प्रोपोर्शनेटली 6 लाख वाले पे कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1,20,000। अब क्या हुआ, केस नंबर 3 में तो हमने ऐसा कुछ नहीं करा प्रोपोर्शनेट, केस नंबर 4 में हमने प्रोपोर्शनेट किया। यही वो हमारे शब्द हैं जो आ रहे हैं एवरेज क्लॉज। तो सबसे पहले केस नंबर 3 में आप लिखो, जो आपने लाइन छोड़ी है ना खाली, इसमें लिखो नो एवरेज क्लॉज। ये क्वेश्चन आपको बताएगा एवरेज क्लॉज लगा हुआ है या एवरेज क्लॉज नहीं लगा है, क्योंकि ये झगड़ा बाद में नहीं हो सकता, ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के समय डिसीजन लिया जाएगा कि बाद में जब नुकसान होगा तो आप उसे एवरेज क्लॉज के साथ क्लेम दोगे या विदाउट एवरेज क्लॉज, तो ये उसी समय डिसाइड होगा। तो अगर एवरेज क्लॉज नहीं है, नो एवरेज क्लॉज, तो हमारा केस चल रहा है केस 3, और अगर एवरेज क्लॉज है तो केस नंबर 4 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंश्योरेंस 10 लाख अलोंग विद एवरेज क्लॉज। कि भाई ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ली है ये कैसे ली है? ये हमने ली है अलोंग विद एवरेज क्लॉज। और यहीं पर हम केस नंबर 3 अगर देखें तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है इंश्योरेंस 10 लाख विदाउट एवरेज क्लॉज। तो टोटल इंश्योरेंस समझ में आया, पार्शियल इंश्योरेंस समझ में आया। अब एक शब्द आया एवरेज क्लॉज, उसका मतलब ये होता है अगर मैंने एवरेज क्लॉज नहीं लगवाया है अपनी पॉलिसी में, तो इसका मतलब ये है भाई जितना नुकसान हुआ है उतना मिलेगा। 10 लाख से ऊपर का नुकसान हो गया कुछ नहीं कर सकते, मैक्सिमम 10 लाख मिलेगा। अगर एवरेज क्लॉज लगा हुआ है तो फिर हम हमेशा प्रोपोर्शनेटली चेक करेंगे क्लेम कितना मिलेगा। फिर इसका मतलब ये नहीं होता कि 6 लाख पे 6 मिल जाएगा, नहीं, आप चेक करो कि फिर आपको क्लेम कितना मिलेगा। अब यहीं पर देखो, अगर ये लॉस बाय फायर हो जाए 10 लाख तो क्लेम कितना मिलेगा, और अगर ये लॉस बाय फायर हो जाए 15 लाख तो क्लेम कितना मिलेगा। तो देखो दोनों केसेस में चेक करो एवरेज क्लॉज लगा हुआ है, यानी कि प्रोपोर्शनेटली चेक करेंगे क्लेम कितना मिलेगा।
तो आंसर फिर से मेरे पास 2-2 आ रहे हैं। यस करेक्ट, मेजॉरिटी ने बिल्कुल सही निकाला है। 10 लाख के केस में क्लेम आ रहा है 2 लाख, 15 लाख के केस में आ रहा है 3 लाख। अच्छा 2 लाख आपने कैलकुलेट कैसे किया? तो आपने कहा भाई 10/50, आप ही बताओगे, मैं तो भूल गई हूँ, पता नहीं कैसे करते हैं। तो आपने किसको किससे डिवाइड करा और किसको किससे मल्टीप्लाई करा? टेन अपॉन 50 इंटू में 10, और क्या किया आपने? 10/50 इंटू में 15। अब ये देखो, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है 6, 10, 15, ठीक है। हमने क्या किया, हमने निकाल लिया ना, पहले हमने किया 10/50 इंटू में 6, फिर हमने किया 10/50 इंटू में 10, फिर हमने किया 10/50 इंटू में 15। तो ये जो 6, 10 और 15 है, इसको मैं क्या बोलूँगी? लॉस ऑफ स्टॉक। ये जो वैल्यू है ये हो गई है लॉस ऑफ स्टॉक की। उसके बाद ये जो हमारा 10 है, 10 लाख का जो मेरा इंश्योरेंस कवर है, इसको हम बोलते हैं सम इंश्योर्ड, या इसको हम बोल देते हैं इंश्योर्ड वैल्यू। तो 10 लाख की जो मेरी इंश्योरेंस है उसको बोलते हैं इंश्योर्ड वैल्यू या फिर सम इंश्योर्ड। तो ये हमारा है 10 लाख। और ये जो हमारा है 50 जो कि है मेरी टोटल कॉस्ट। एवरेज क्लॉज के केस में इसी को मैं बोल देती हूँ इंश्योरेबल अमाउंट, क्योंकि अब मुझे एवरेज क्लॉज लगाना है ना, तो जितना भी नुकसान होगा मेरा एवरेज क्लॉज लग जाएगा यहाँ पर। तो चाहे 30 लाख का भी नुकसान होगा तो हम एवरेज क्लॉज लगाएंगे, तो पूरे पर ही लग रहा है, तो इसलिए इंश्योरेबल अमाउंट। अब अगर इन नए शब्द को लेकर के मैं आपसे पूछूं हमने ये क्या किया, 10/50 इंटू 6, 10/50 इंटू 10, 10/50 इंटू 15, तो आप बोलोगे कि मैम हमने तो देखो ये किया है सम इंश्योर्ड अपॉन में हमने किया है इंश्योरेबल अमाउंट, और मल्टीप्लाई हमने कर दिया है लॉस ऑफ स्टॉक से। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। किस चीज़ का फॉर्मूला? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज क्लॉज। अब कहने को आप इसको फॉर्मूला कह दो, या कहने को आप इसको क्या बोलो, यूनिटरी मेथड। तो ये हमारा बन गया है एवरेज क्लॉज से क्लेम निकालने का फॉर्मूला, यानी कि अमाउंट ऑफ क्लेम बाय एवरेज क्लॉज। अब एक बार ज़रा आप तसल्ली से देखो केस 3 और केस 4, आराम से इसको माइंड में बिठाओ, केस 3 और केस 4, और उसके बाद वो पैराग्राफ आप फिर से पढ़ो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। तो केस 3 और केस 4 अच्छे से पढ़ो, फिर वो पैराग्राफ पढ़ो, फिर देखो कोई डाउट आ रहा है या आप सब कुछ क्लियर है।
देखो जो टोटल लॉस वाला पैराग्राफ है ना, तो इफ़ द गुड्स आर टोटली डिस्ट्रॉयड द अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस प्रोवाइडेड द गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड। ये बात हो रही है इस केस की। आप चाहो तो वहाँ कहीं रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में वो सेंटेंस लिखा हुआ है और हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, तो डेफिनेटली हमें एग्जाम्पल समझने आने वाला है अच्छे से। तो कह रहे हैं इफ़ द गुड्स आर टोटली डिस्ट्रॉयड, इस केस में हमारे सारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, ऑल गुड्स डिस्ट्रॉयड। If the goods are totally destroyed, the amount of claim is equal to the actual loss provided goods are fully insured. तो जब हमने इंश्योरेंस 4 लाख की ली है तो ये क्या है, गुड्स आर फुली इंश्योर्ड। तो इफ द गुड्स आर टोटली डिस्ट्रॉयड provided the goods are fully insured, amount of claim is equal to the actual loss. तो हमने क्लेम कितना लिया है, जितना एक्चुअल लॉस है। एक्चुअल लॉस हमें हुआ है 3 लाख रुपीस का। जो आगे लाइन आ रही है, हाउएवर इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, ये रहा 2.5 लाख। मैंने लिखा था पार्शियल इंश्योरेंस, यहाँ पे लिखा है अंडर इंश्योरेंस। तो अंडर इंश्योरेंस मीन्स पार्शियल इंश्योरेंस, आपने कुछ कम इंश्योर कराया। 3 लाख की जगह हमने 2.5 लाख की इंश्योरेंस ली। इफ़ दी हाउएवर इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिस्ट्रिक्टेड टू दी पॉलिसी अमाउंट। तो यहाँ पर क्लेम कितना मिल जाएगा, 2.5 लाख का, जो हमारी ये वैल्यू है। इसी को हमने कहा था इंश्योर्ड वैल्यू, इसी को हमने कहा था सम इंश्योर्ड, इसी को अब हमने बोल दिया पॉलिसी अमाउंट। तो तीनों में से कुछ भी बोलो एक ही बात है, चाहे आप पॉलिसी अमाउंट बोलो, चाहे आप सम इंश्योर्ड बोलो, चाहे आप इंश्योरेबल वैल्यू बोलो। तो ये जो टोटल लॉस आप पढ़ोगे, अब इस केस नंबर 2 को माइंड में रखो, फिर दोबारा रीड करके देखो। तो टोटल लॉस के साथ ना आप लिख भी लो केस 2 और फिर इसको अच्छे से दोबारा पढ़ के देखो। फिर उसके बाद देखो पार्शियल लॉस। इफ़ द गुड्स आर पार्शियली डिस्ट्रॉयड the amount of claim is equal to the actual loss provided the goods are fully insured. 2 शब्द आ रहे हैं, fully insured, partially destroyed. इंश्योरेंस है फुल, सामान डिस्ट्रॉय हुआ है थोड़ा सा। तो ये हमारा केस आ गया, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या हो रहा है, goods are fully insured, goods are fully insured
इफ़ द गुड्स आर पार्शली डिस्ट्रॉयड, ये हमने जितने केसेस किए ना यहाँ पर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये सारे लॉस को हम क्या बोल रहे हैं? पार्शली डिस्ट्रॉयड। तो इफ द गुड्स आर partially destroyed and the amount of claim is equal to the actual loss provided the goods are fully insured, ये इतना सा जो सेंटेंस है ना, ये हमारा केस 1 है। इफ़ द गुड्स आर पार्शली डिस्ट्रॉयड, हमने कहा 5 लाख की डिस्ट्रक्शन है, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल्स टू एक्चुअल लॉस, तो हमारा क्लेम कितना हो जाएगा? 5 लाख। 10 लाख की डिस्ट्रक्शन है, 10 लाख का क्लेम। 20 लाख की डिस्ट्रक्शन है, 20 लाख का क्लेम। 40 लाख की डिस्ट्रक्शन है, 40 लाख का क्लेम, प्रोवाइडेड द गुड्स आर फुली इंश्योर्ड। तो वो तो यहाँ पर हो ही रहा है। तो अगर हम ये लास्ट में 50 लाख ये डिलीट कर दें ना, तो ये जो केस 1 है ये हमारा ये वाला पॉइंट है। तो आप चाहो तो इसके साथ लिख सकते हो, इफ़ द गुड्स आर पार्शली डिस्ट्रॉयड द अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू द एक्चुअल लॉस प्रोवाइडेड द गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड। ये हमारा केस 1 है, सिर्फ यहीं तक। हाउएवर के बाद केस बदल जाएगा। हाउएवर से पहले पहले केस 1 है। अब हाउएवर की बात देखें, हाउएवर इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, ये आ गए हम केस नंबर 3 पर। मैंने यहाँ पार्शली इंश्योर्ड लिखा है, सेंटेंस आ रहा है अंडर इंश्योरेंस। अब इसको देखो, हाउएवर के बाद केस 3 शुरू हो गया। हाउएवर इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, गुड्स 50 लाख, इंश्योरेंस 10 लाख, अमाउंट ऑफ क्लेम विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। केस 3 को ये हमने 2 में बांटा था, एक केस 3 है, एक केस 4 है, क्योंकि कह रहे हैं अगर ऐसा हो जाएगा ना कि अंडर इंश्योरेंस है, 50 लाख का सामान, 10 लाख की पॉलिसी, तो सबसे पहले चेक किया जाएगा एवरेज क्लॉज लगा है या नहीं। तो हमारा केस 3 है नो एवरेज क्लॉज, ये तो आपने पहले भी लिख लिया है, और केस 4 हमारा है विद एवरेज क्लॉज। तो देखो सब पॉइंट पर आ जाते हैं। विदाउट एवरेज क्लॉज क्लेम इज इक्वल टू लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस और दी सम इंश्योर्ड, ये रहा। क्लेम इज इक्वल्स टू लोअर ऑफ, आपने खुद ही बताया था कि लोअर लेंगे। क्लेम इज इक्वल्स टू लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस और दी सम इंश्योर्ड, यही हमने यहाँ पे लिखा। लॉस और इंश्योरेंस विच एवर इज लेस। और फिर देखें हम विद एवरेज क्लॉज, तो केस नंबर 4 आ गया है। Amount of claim for loss of stock is proportionately reduced considering the ratio of policy amount to the value of stock as on the date of fire as shown below. Amount of claim is equals to, formula तो आपने अपने आप ही बनाया था, loss of stock multiplied by sum insured upon में insurable amount। यानी कि ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारा केस 1 2 3 4 है, पूरा का पूरा। हमने यहाँ पे सारा शब्दों से की जगह अमाउंट्स के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख लिया। और ये ही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट इस चैप्टर का है कि ये एकदम क्लियर रहना चाहिए क्या सिचुएशन है और कैसे हम इंश्योरेंस कवर निकाल रहे हैं। तो अगर हम इतना पढ़ने के बाद आते तो ऐसा लगता पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन देखो ना आपने इन सारे केसेस में आंसर तो खुद ही निकाला है। सारे केसेस में आंसर आपने खुद निकाला था लॉजिकली। यहाँ हमने कहीं नहीं कहा था कि ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। लॉजिकली आपके माइंड ने खुद आंसर निकाला, इस केस में क्लेम इतना होना चाहिए, इस केस में इतना होना चाहिए। जब हमने सारे क्लेम निकाल लिए तब हमने उसको रिलेट किया है थ्योरी के साथ कि कौन सा पॉइंट इस चीज़ की बात कर रहा है। अब देखो, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें ना,
तो एग्ज़ाम में ना सारे क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज है ही है, हमेशा लगा हुआ है एवरेज क्लॉज। तो एवरेज क्लॉज के साथ ही कैलकुलेशन हमें करनी है, सारे क्वेश्चंस के अंदर एवरेज क्लॉज है। तो इसका मतलब हम हर केस में जहाँ पर अंडर इंश्योरेंस है वहीं पर एवरेज क्लॉज की इंपॉर्टेंस आती है, जहाँ पर फुल इंश्योरेंस है वहाँ तो बात ख़त्म ही हो गई। जहाँ अंडर इंश्योरेंस है वहाँ देखना पड़ता है प्रोपोर्शनेटली, तो वहाँ पर एवरेज क्लॉज जो है वो हमारा लगा रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो फिर ज़रा हम आगे आते हैं आपकी बुक में ही नेक्स्ट हेडिंग पर, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक। अभी तक क्या किया है हमने, ये कह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे क्या हम वैल्यू ऑफ स्टॉक? क्या कर रहे थे हम अभी तक, ये कर रहे थे कि कुछ और कर रहे थे? यस करेक्ट, आपने कहा मैम अभी तक तो हम लोग क्लेम निकाल रहे हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं क्लेम की, अब बात हो रही है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक। यानी कि अभी तक ये चारों केसेस में मुझे गिवन था लॉस बाय फायर कितना है। फर्स्ट केस में लॉस बाय फायर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, मुझे पता है कितना नुकसान हो गया है और मैं निकाल रही हूँ क्लेम। ऐसे ही आगे मैंने कहा 3 लाख का मेरा नुकसान हो गया, फिर मैंने क्लेम निकाला। केस नंबर 3 मैंने कहा नुकसान हो गया 2 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 14 लाख, 17 लाख, देखो क्लेम कितना। अब क्या बात आ रही है, नुकसान कितना हुआ कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक, कितना नुकसान आपका हो चुका है फायर की वजह से। तो मुझे ये बताओ, अगर क्वेश्चन मुझे ये भी ना बताए कि सामान कितने का जला, पर ये बोल दे कि सारा का सारा क्लोजिंग स्टॉक जल गया, जितना भी था हमारा सारा जल गया, कितने का था वो नहीं पता, तो क्या आपके पास क्लोजिंग स्टॉक निकालने का कोई तरीका है? किसी तरीके से निकाल सकते हो क्लोजिंग स्टॉक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? क्या कोई तरीका है जिससे आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लो कि कितने का रहा होगा? यस करेक्ट, फटाफट आंसर आ गया मैम, ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल लेंगे। यानी कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेजेस कितनी थी, सेल्स कितनी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। मतलब अभी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा मैम देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, इस ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल लो क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। तो मुझे ओपनिंग स्टॉक की डिटेल्स मिल जाएं, परचेजेस की मिल जाएं, सेल्स की मिल जाएं, तो स्टॉक में निकाल लूँगी। अब देखते हैं ये जो हमें क्या बता रहे हैं कि भाई वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं। हमारे हिसाब से तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्या ICI भी यही कह रही है, ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं। तो देखो, वेयर स्टॉक रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड एंड सच रिकॉर्ड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वैल्यू ऑफ स्टॉक कैन बी इजीली अराइव्ड एट। वाह वाह, क्या बात कही है। कह रहे हैं अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं तो हमें तो पता चल ही जाएगा, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारे केसेस जो हमने अभी लिखे, इन सब में मुझे पता था लॉस बाय फायर कितना हुआ है। तो यही वाला पॉइंट आ रहा है, मेरे पास स्टॉक रिकॉर्ड्स थे, मुझे पता था सामान कितने का है, तो जब वो जल गया तो मुझे इजीली पता चल गया कितने का सामान मेरा जला है। तो फर्स्ट केस तो है भाई हमें पता था। सेकंड, where either stock records are not available or when they are destroyed by the fire, the value of stock on the date of the fire has to be estimated। बिल्कुल सही बात है, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। फिर
The usual method of arriving at this value is to build up a trading account as from the date of last accounting year. After allowing for the usual GP, the figure of closing stock on the date of the fire can be ascertained as the balancing item. तो क्या कह रहे हैं, जो आपने कहा था, आपने कहा था ट्रेडिंग से निकाल लेंगे, आपके चैप्टर ने भी कहा ट्रेडिंग से निकालो। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल अगर मिल जाए ट्रेडिंग से निकालो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और क्या कही, जीपी भी तो आपको पहले पता होना चाहिए ना। दोनों में से एक ही तो चीज़ बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। तो क्लोजिंग स्टॉक पता होता था तो जीपी बैलेंसिंग फिगर निकलता था। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकालना है तो आपको जीपी भी तो पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं जीपी का रेट कहाँ से निकाल लो, लास्ट ईयर का रेट ले लो, जो पिछले साल जिस रेट पे जीपी कमाया वो ले लो, या आपको पिछले 3-4 सालों का रेट दिया हो तो क्या करोगे, उसका एवरेज ले लो। लेकिन ये बात पक्की है, जीपी का रेट चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में से एक ही चीज़ बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, सब कुछ नहीं। तो जीपी हम पोस्ट करेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन कह रहा है सारा सामान जल गया, तो भाई जितने का स्टॉक है सारा का सारा हमारा जल गया। तो पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है, फिर क्या निकालना है, लॉस जो हमें हुआ है उसके बदले क्लेम हमें कितना मिलेगा। तो हमारा चैप्टर चल रहा है इंश्योरेंस क्लेम। लॉस देख रहे हैं, लॉस बाय फायर। 2 प्रकार के लॉस देखेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। अभी हमारा पूरा फोकस है लॉस ऑफ स्टॉक पर। लॉस ऑफ स्टॉक में हम देख रहे हैं 2 चीज़ों की कैलकुलेशन हमें करनी होगी। सबसे पहले तो स्टॉक डिस्ट्रॉय कितना हुआ, दूसरा क्लेम कितना मिलेगा। क्लेम कैसे कैसे मिलता है वो हमने सीख लिया, चारों केसेस हमने कर लिए हैं, क्लेम इस तरीके से मिलता है। अब अगला सवाल ये है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो वो करेंगे तो कैसे, हम ट्रेडिंग अकाउंट से। तो पहले देखो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, ऑल क्लियर है मैम, सब क्लियर है मैम, कोई डाउट नहीं है। नो डाउट, ओके वेरी गुड। तो चलिए फिर आज की क्लास हमारी यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।